अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी और मैं हूं एसएम शाकिर। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उनका वैसे तारुफ तो एज ए बैंकार है, लेकिन जिस तरह से वो मशहूर हुए उसकी वजह दो ड्रामे जिनमें एक अनारकली और दूसरा बाअदब बामुलाहिज़ा होशियार। ये दो ड्रामे वो हैं कि जिससे इनकी मकबूलियत में बेपनाह इजाफ़ा हुआ। इसके अलावा भी दीगर बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं। इस वक्त फ़िल्म सेंसर बोर्ड सिंध के वो चेयरमैन की हैसियत से काम कर रहे हैं और उनका नाम है खालिद बिन शाहीन। आपके जो प्रोफाइल को देखते हुए ये महसूस होता है और ऐसा लगता है कि आप शोबिज़ इंडस्ट्री की तरफ शौकिया आए थे, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि आप कमाने की गर्ज से आए हों। क्या ये बात दुरुस्त है? आधी बात दुरुस्त है और आधी बात ये है कि वो कहते हैं ना, मेरा ये फ़र्स्ट लव है। और जिस तरह ये होता है कि लव के पेरेंट्स हमेशा अगेंस्ट होते हैं अगर वो अनटाइमली लव हो। तो अनटाइमली लव यूँ था कि मैं जब कोई 8th क्लास में पढ़ता था तो मैं टीवी स्टेशन चला गया और मैंने कहा, वहाँ जाके प्रोड्यूसरों से मिला और उन्होंने, तो वहाँ एक उबैदुल्ला अलीम साहब थे और एक आध और प्रोड्यूसर थे। उन्होंने मुझे कहा देख के कि भाई आप एक्टिंग करना चाहते हैं? मैं कहा जी मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मुझे बहुत शौक़ है और ये वो। तो वो कहने लगे, उनमें से एक डायरेक्टर ने कहा, कहने लगे भाई ना आप छोटों में हैं ना आप बड़ों में हैं, ना आप हीरो में हैं ना आप ज़ीरो में हैं, तो आप ज़रा बड़े हो जाएं तो फिर आप आइएगा। तो ये मेरा स्टार्ट था, जो मैं शौकिया वहाँ चला गया था। चलें, ये पार्ट तो ठीक था। जब मैं घर पहुँचा अपने, और घर पहुँचा तो मेरे वालिद साहब को जब ये बात पता चली तो इंतहाई गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि भाई अगर आइंदा आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले आइंदा इस किस्म की मीडिया की हरकतों में पड़े तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो सख्त लफ्ज़ों में उन्होंने मुझे बहुत तंबीह की। तो नतीजतन ये हुआ कि जब मैंने ना सिर्फ अपनी एजुकेशन खासी कंप्लीट की, उसके बाद जॉब भी शुरू कर दी थी, और उस जॉब शुरू करने के बाद फिर मैंने ये अनारकली किया और फिर ये बाअदब बामुलाहिज़ा किया। इस तरह हम इस इंडस्ट्री में और इस फील्ड के अंदर आ गए। थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल करियर के बारे में बताएं। इब्तदाई जो दिन थे उसमें, जैसा कि तमाम आपके दोस्त या तमाम मीडिया भी ये बात जानता है कि आप हबीब बैंक और नेशनल बैंक में मुख्तलिफ़ पोस्टों पे रहे, मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज रहे, तो थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे। देखिए, मैंने तो अपनी जॉब स्टार्ट की थी फौरी, जो मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद तकरीबन की थी, वो हबीब बैंक से की थी। हबीब बैंक से ही मैंने स्टार्ट किया और हबीब बैंक में मैं एक एग्जेक्टिव ट्रेनी के तौर पे आया था। तो वो मैंने ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैंने जो प्रॉपर होता है वो सीनियर ऑफिसर्स की ग्रेड में लिया। फिर मैं AVP बना, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बना, वाइस प्रेसिडेंट बना। इस तरह मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बना, और यानी नंबर ऑफ़ ईयर्स के दौरान। और इसी दौरान मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे मैनेजर की पोस्ट पे रहा, चीफ़ मैनेजर की पोस्ट पे रहा, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मैं दुबई के अंदर भी मैं एज ए चीफ़ मैनेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे मैं पहली पोस्टिंग मेरी वहाँ पे रही। और इसी दौरान जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई तो वहाँ 4-5 साल में रहा और उसके बाद आया। ये इस तरह मेरा स्टार्ट था। फिर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे मैं हबीब बैंक को फिर रिज़ाइन करके फिर मैं आ गया था नेशनल बैंक के अंदर। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट में मैं यहाँ पे हेड ऑफ़ ग्लोबल रेमिटेंसेस था और काफ़ी टाइम मैंने ये सारा इस्टेब्लिश किया था। रेमिटेंस पोर्टफोलियो हबीब बैंक का इस्टेब्लिश करने वाला मैं ही हूँ। उसके बाद फिर मैं 2009 के अंदर मैं यहाँ नेशनल बैंक आ गया था एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड ग्रुप चीफ़। और वहाँ पे भी फिर मैं चेयरमैन था उनकी एक्सचेंज कंपनी का, और उनका भी वो इंटरनेशनल ग्लोबल हेड था मैं रेमिटेंसेस का। और मैंने बिल्कुल वो स्क्रैच से शुरू किया था अभी बैंक का, नेशनल बैंक का, जो कि अब बहुत टॉप पोजीशन में है। सारे कॉन्टैक्ट्स मैंने उनके टाई अप्स सारे साइन किए थे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर तमाम टॉप बैंक्स के साथ। क्योंकि मैं अरबिक बहुत फ्लुएंटली बोलता हूँ और बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कमांड है अरबिक पे,
तो अरबिक बोलने की वजह से और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में सारा पाकिस्तान की रेमिटेंस है 70-80% जो है मिडल ईस्ट कंट्रीज़ से ही आता था। तो वहाँ के जो बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स अरब्स के, तो वहाँ मेरा बहुत आसानी से कम्युनिकेशन और की वजह से बहुत मेरे सारे टाइप्स मैंने बनाए। और नेशनल बैंक की भी माशाल्लाह से पोजीशन है, वो टॉप उसके ऊपर आ गई है, वो सारे मेरे ही बनाए हुए उसके हैं और हमारी टीम ने ये काम किया। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि अरबिक में आपको बड़ी कमांड हासिल थी, तो जनरल ज़ियाउल हक़ साहब के हवाले से कुछ जो मुझे याद आता है, जो मैं पढ़ता था, तो उसमें आप उनके साथ कुछ अरसे रहे, तो वो कुछ बताएंगे कि ज़ियाउल हक़ साहब के हवाले से? हाँ, मैं वो एक्चुअली वही दौर था, इनिशियल दौर था कि हमारे वालिद साहब, उनका एक अरबिक कॉलेज होता था, ही वॉज द चेयरमैन और प्रिंसिपल थे उस कॉलेज के, डॉक्टर शाहीन, MAR शाहीन, प्रोफेसर शाहीन। उनकी किताबें जो लिखी, अरबिक की किताबें आज भी MA अरबिक में पढ़ाई जाती हैं। और जो शॉर्ट कोर्सेज, जो शॉर्ट लैंग्वेजेस टाइम में लैंग्वेज सिखाई जाती है, वो उसके भी पायनियर थे। उन्होंने बड़ी 60 साल अरबिक की खिदमत की और हमने उन्हीं से वालिद से सीखा था। और मैं बहुत ही यंग एज में, 17-18 की एज के अंदर मैं अरबिक कॉलेज में अरबिक लैंग्वेज पढ़ाया करता था। और इस वजह से मेरी काफ़ी कमांड थी, क्योंकि हमारे साथ जो पढ़ाने वाले थे वो सारे अरब कंट्रीज़ के अरब्स थे, तो वो मेरे साथी थे और मैं उनके साथ पढ़ाता था। और वालिद साहब की वजह से काफ़ी हमें इसका हो रहा। तो उसी दौरान में ये कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान के अंदर हो रही थी, फर्स्ट एशियन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। तो हम उसके अंदर मुझे उन्होंने इंटरप्रेटर कई जगहों पे प्रेसिडेंट जनरल ज़ियाउल हक़ के साथ लगाया। जो विज़िटिंग स्टेट जो कंट्रीज़ के बादशाह थे या हेड ऑफ स्टेट्स थे, उनकी कई जगह मैंने इंटरप्रिटेशन किया उनके साथ। फर्स्ट एशियन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरा किया था। फिर मैंने जनरल इकबाल के साथ में इंटरप्रेटर रहा यहाँ पे उसी कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो ये सब बस ये अरबिक की वजह से हुआ। आपका एक वाक़या अक्सर लोगों से हम सुना करते हैं, बल्कि मैंने पढ़ा था किसी आपके इंटरव्यू में कि आप जद्दा में वहाँ बैंक की तरफ से ही आपकी कोई वहाँ ड्यूटी थी, और हज के दौरान कोई एक ऐसा कोई वाक़या था या कुछ इस तरह की चीज़ थी कि जिस पे आप बड़े आपदीदा हो गए थे, और वो आप कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का बड़ा वो यादगार वाक़या है, तो उस हवाले से कुछ बताएंगे? मैं एक्चुअली जब जैसे मैंने हबीब बैंक ज्वाइन किया, तो मुझे उन्होंने अरबिक की वजह से फ़ौरी तौर के ऊपर मुझे हेड बना दिया था हज ट्रैवल चेक्स ऑपरेशन का, जो कि हाजियों के साथ होता था। तो वो हर हज सीज़न के अंदर मैं 6 मंथ सऊदी अरेबिया रहता था और 6 मंथ पाकिस्तान में, और वो ट्रैवल चेक्स का जो इनकैशमेंट हाजियों को दिया जाता था, इनकैशमेंट उनकी वहाँ होती थी, तो मैं वहाँ जाया करता था उसके अंदर। तो वाक़यात तो बहुत सारे हैं, आई डोंट नो कौन सा वाला रेफ़र कर रहे हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा एक तो ये होता है कि इंसान जब वहाँ पे जाता है, पहली दफ़ा जब आप एंटर होते हैं मक्का के अंदर, और सारी उम्र बचपन से आपने देखा होता है छोटा सा किताबों में, कागज़ में काबा की सूरत, और जब वो एंटर होते हैं हरम के अंदर तो आप देखते हैं एक ह्यूज खाने काबा नज़र आ रहा होता है। तो एक जो रिक़्क़त आपके ऊपर तारी होती है ना, वो तो नाकाबिले बयान होती है। 5 महीने तकरीबन ये कोरोना के जो गुज़र गए हैं, और उसमें उससे पहले भी पाकिस्तानी सिनेमा की हालत सबके सामने है, बहुत ख़राब थी। तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से इंडियन फिल्में, जो भारतीय फिल्में हैं, वो हमारे यहाँ बैन हैं, क्या उनको आना चाहिए? हाँ, यकीनन आना चाहिए। मुझे मैं बिल्कुल इस फेवर में हूँ, स्ट्रॉन्गली इस फेवर में हूँ कि बिल्कुल उन फिल्मों को आना चाहिए। वो फिल्में आएंगी तो आप compete कर सकते हैं। ठीक। और माशाल्लाह से हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है, इतने अच्छे डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो अच्छी अच्छी फिल्में बना सकते हैं। और आप देख रहे हैं सीरियल्स, जो कितनी फिल्में जो बन रही हैं, कितनी टॉप की सीरियल्स बन रही हैं। ठीक। इसी तरह अगर जब हम ओपन कंपटीशन में आएंगे, 4 उनकी फिल्में आएंगी, 2 हमारी आएंगी, तो सामने पता चलेगा कि हमारे पास, हमारी छोटी कंट्री है इस वक्त, लेकिन हमारे पास ज़राए कम हैं, उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उससे कंपेयर करेंगे तो तब भी हमारी बहुत अच्छी फिल्में हैं। और मैंने पिछले दौर में भी मैंने देखा कि अगर उनकी 10 फिल्में रिलीज़ होती हैं और हमारी एक फ़िल्म होती थी, तो सारी 10 की 10 हिट तो नहीं होती थी उनकी।
उनका भी बहुत बुरा हाल होता था उनकी कई फिल्मों का, और जबकि हमारी परसेंटेज कम होती थी, लेकिन उनमें से 10 में से अगर 4 फिल्में बहुत अच्छी बन गई हैं तो बहुत अच्छा कंपैरिजन है, ज़रूर उन्हें आना चाहिए, व्हाई नॉट। और हमारी फिल्मों को भी वहाँ पे इजाज़त होनी चाहिए कि वो चलें वहाँ पे। आपने इंडिया में भी काम किया और वहाँ एक फ़िल्म की रहगुज़र के नाम से, इसके अलावा एक दास्तान उनका ड्रामा था। हाँ। तो कुछ उस बारे में बताएंगे कि वो किस तरह से आपने काम किया या आपको काम, वो भी इत्तेफाक हो गया। आप सोचें कि जब मैंने बताया मैं हबीब बैंक की तरफ से मेरी पोस्टिंग थी, मैं पोस्टिंग पे वहाँ पे था और वहाँ एक महफिल के अंदर खड़ा हुआ था और मेरा वहाँ से एक सीरियल चल रहा था शारजा के ऊपर, बाअदब बामुलाइज़ा, जिसका आपने ज़िक्र किया है। और यार ये पीटीवी के क्लासिक्स में है, बहुत आउटस्टैंडिंग सीरियल है, आज भी दिखाया जाता है। तो सटायर है गवर्नमेंट पे डिफरेंट एंगल से, हर दौर में चलता है वो। तो वो चल रहा था और मैं पोस्टिंग पे अपने गया था एज ए वाइस प्रेसिडेंट, और शौक़िया तो आपको पता ही है मेरा था शौक़, ये सारा अपने यहाँ से ड्रामे वामे करके गया था। लेकिन हम एक महफिल, अच्छा क्राउड था, खड़े हुए थे, मेरे साथ एक ओबराय साहब थे, उनके साथ था। तो एक मोटे से साहब खड़े हुए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि खालिद साहब आप क्यों नहीं इंडियन फिल्म सीरियल करते, इंडियन सीरियल। अच्छा, मेरे जहन में कुछ ऐसा तासुर सा था कि इंडिया वाले जो हैं, जो बड़े बाइस हैं पाकिस्तानियों से, और प्रेजुडिस उनकी अप्रोच है। क्योंकि मैं इत्तफाक से वो दास्तान सीरियल जिसके रेफरेंस से वो बात कर रहे थे, उसकी कुछ मैंने एपिसोड्स देखी थी और मैंने देखा था कि हमारे यहाँ के अच्छे एक्टर 2 एपिसोड 3 एपिसोड्स के बाद वो नज़र ही नहीं आते थे। जो हीरो का रोल कर रहे हैं वो ऐसे गेस्ट 2-3 एपिसोड्स का रोल किया और गायब हो गए। तो वो मैं स्पॉन्टेनियसली विदाउट नोइंग आई जस्ट सेड इट, जो मेरे दिल में थी। मैंने कहा कि मुझे कोई शौक़ नहीं है भाई, इंडियन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रेजुडिस हैं, बहुत बायस हैं। हमारे अच्छे एक्टर्स को मैंने देखा इस दास्तान सीरियल के अंदर 2 किस्तों के बाद चले गए और नहीं आए। तो मुझे कोई शौक़ नहीं है, मैं ऐसे शौक़िया अदाकार हूँ, शौक़ से करता हूँ बस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। तो मेरे साथ जो थे वो घबरा गए, साथी ओबराय साहब, उन्होंने कहा कि खालिद आप जानते हैं कौन है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा ये हैं मिस्टर ओबराय और मिस्टर वजह मल्होत्रा हैं, और ये ज़ी अरबिया की शारजा के मालिक हैं, और ये इनका ही दास्तान सीरियल है, वजह मल्होत्रा साहब हैं। तो अच्छा, कोई और आदमी होता मेरी जगह या कोई भी होता तो नेचुरल उसका ये होता कि वो थोड़ा माजरत उसके चेहरे पे आ जाती, थोड़ा सा वो होता, शर्मिंदा सा हो जाता कि यार ओ मैंने क्या कह दिया, और ये इतने बड़ा प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, फिल्मों का है, तो मुझे कह रहा है। और मैंने बिल्कुल, मेरे एक्सप्रेशन वही रहे जो थे कि जी ठीक है, आई डिड नॉट से एनीथिंग। अच्छा ठीक है, होंगे। 2 सेकंड के बाद उन साहब ने मुझे कहा वजह मल्होत्रा, खालिद साहब ऐसा है कि कल आपको फ़ारूक मसूदी साहब जो कि उस दास्तान के डायरेक्टर थे वो कॉल करेंगे, और मैं एक बहुत अच्छा रोल है, एक बिज़नेस टाइकून है, बड़ा बिजनेसमैन है, और उसका रोल है। 5 किस्तों की मैं गारंटी देता हूँ। मैंने तो कहा था 2 किस्तों में निकाल देते हैं, उसने कहा 5 किस्तों की मैं गारंटी देता हूँ और आप वो करेंगे। मैंने कहा ठीक है, ज़्यादा मैंने वो नहीं किया, ईगर नहीं हुआ। नेक्स्ट डे फ़ारूक मसूदी का फ़ोन आ गया, मैंने उनसे भी कोई ख़ास नहीं, उनका जी आप सर आप आ जाएँ, मिल लें मुझसे, और आपने क्या किया वो भी बता दीजिएगा और स्क्रिप्ट ले जाएँ। खैर मैं सेकंड डे गया, स्क्रिप्ट लेके, उसने कहा कल को शूट है, परसों को मैं तैयारी करके गया। बट आई वॉज़ वेरी कंसर्न और मैं डिस्टर्ब था मेंटली कि क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि इन्होंने, वजह मल्होत्रा ने इसलिए ऑफ़र किया है क्योंकि मैंने एक रूड रिमार्क दिया था। तो उसने कहा कि यार 5 किस्तों की मैं आपको ऑफ़र दे देता हूँ और आप करके दिखाएं। और मैंने कहा अब ये मेरे साथ ये करेंगे कि नीचे से कैमरा लगाएंगे ऐसे, मेरा मुंह ऐसा मोटा सा आएगा, ऊपर से कैमरा लगाएंगे, मेरा कद छोटा सा आएगा, एक जुमला बोलूँगा फंबल कर जाऊँगा, कहेंगे ओके, वो ऑन एयर कर देंगे, और फिर कहेंगे कि यार बातें इतनी करते हैं ये लोग पाकिस्तानी और अदाकारी आती नहीं है इनको, और कहते हैं कि जी हम बाइस हैं, और हम, मेरे दिल में ये था, मैंने कहा ये भाई साहब जो हैं ये तो इसलिए कर रहे हैं। लेकिन जब मैं सेट पे पहुंचा तो वहाँ देखा मैंने फ़ारूक मसूदी जो कि इंडियन थे,
मुसलमान इंडियन, बाकी सारी कास्ट, कोई हिंदू था, कोई कुछ था, सारी टोटली इंडिया वालों की थी। आई वॉज बी लिटिल कंसर्न, लेकिन मैंने देखा फारूक साहब ने कहा आप घबराए नहीं। मैंने बोला तो मैं भी थोड़ा सा वो होऊंगा, तो उन्होंने कहा नहीं आप आराम से रिलैक्स होकर करें और आप यकीन करें कि वो 5 किस्तों के लिए मैं गया था, उन्होंने मुझसे 133 किस्तें उसमें गए। 133 एपिसोड्स में मैं उस दास्तान सोप के सीरियल के सोप में था। और मेरा ये ओपिनियन है कि वो दे आर हाईली प्रोफेशनल पीपल, और बहुत ही अच्छे और प्रोफेशनल अंदाज में मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ उनके साथ काम करने का, वो ये था, जिसका नतीजा ये निकला कि मैं 133 एपिसोड्स मैंने की। और फिल्म जो आपने की रहगुज़र भी वहीं पे दुबई के अंदर हुई, और फारूक मसूदी साहब ही उसके डायरेक्टर थे। तो वो भी मैंने वहीं पे शारजा में की, क्योंकि मैं जॉब करता था वहाँ पे, तो बस मैं फ्री टाइम के अंदर ही अपना, जैसा आप कह रहे हैं, शौकिया फ़नकार के तौर पे करता था। बल्कि शौकिया पे मैं बताऊँ कि मैं बैठा हुआ था दुबई के अंदर सेट के ऊपर, तो एक चट्टान सीरियल चल रहा था, उस पर शम्मी कपूर साहब थे, मरहूम शम्मी कपूर उस वक्त ज़िंदा थे। तो शम्मी कपूर साहब का भी उसमें कुछ रोल था, हमारे साथ ही किया था उन्होंने। तो शम्मी कपूर साहब ने मुझसे पूछा कि आप पाकिस्तान से हैं? अच्छा, तो आप तो अच्छे एक्टिंग करते हैं, ये वो फला। मैंने उनसे कहा नहीं जी, मैं तो वैसे तो वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस वक्त, और मैं शौकिया फ़नकार करता हूँ, शौक़ से करता हूँ, बस ठीक है एक्टिंग करता हूँ, बट ये मेरा ज़रिया माश नहीं है, ब्रेड एंड बटर नहीं है मेरा ये मैस। तो आप, मुझे बड़ी हैरत हुई जब शम्मी कपूर जैसे आदमी जिनके आबा व अजदाद का यही काम था, उन्होंने मुझसे कहा कि खालिद साहब मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस करूँगा। मैंने कहा जी क्या? कहने लगे कि आप ज़िंदगी में इसको प्रोफेशन नहीं बनाइएगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगे देखिए, जिस दिन आपने इसे प्रोफेशन बनाया, एक रोल जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन किचन चलाने के लिए आपको वो रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल। और बुरे से बुरे रोल भी कर लेंगे कि भाई मुझे तो काम चाहिए, मुझे शौक़ के पे कीजिएगा आप हमेशा। वो बात मैंने गिरा में बांधी। वैसे भी मैं शौकिया ही करता था, आज तक मैं शौकिया ही करता हूँ, और मैंने अपने प्रोफेशन में ही तरक्की की। मैंने अपने ही प्रोफेशंस के अंदर ही जो हाई एजुकेशंस थी, MBA किया मैंने, डिप्लोमा इंटरनेशनल बैंकिंग फाइनेंस लंदन से किया, मैंने PhD किया अपनी फील्ड के अंदर। तो बैंकिंग की में भी और हाईएस्ट पोजीशनों पे रहा मैं, ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट तक नेशनल बैंक का रहा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर चीज़, लेकिन मेरा टारगेट वही रहा फिर। अच्छा, आपने फ़िल्म की बात की, तो इतना अरसा हुआ, तो इतने अरसे के गैप में आपने बड़े ड्रामे ज़रूर किए हैं, लेकिन फ़िल्म क्यों नहीं की? बात यह है कि जैसे मेरा बाद अब्बा मुलायज़ा हिट हुआ था, मुझे उसी वक्त हैदर इमाम रिजवी जो उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे टेलीफ़ोन किया कि अल्ताफ़, गालिबन एक अल्ताफ़ साहब फ़िल्मों के बड़े डायरेक्टर होते, अल्ताफ़ हुसैन, उन्होंने कहा जी वो अल्ताफ़ साहब आए हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, और वो अपनी फ़िल्म में हीरो का रोल आपसे कराना चाहते हैं। फ़ौरन ही जिस वक्त ये बाद अब्बा मुलायज़ा हुआ, तो मुझे हैदर इमाम रिजवी साहब ने कॉल किया और ये कहा। तो खैर मैंने उनसे कहा कि मैं फ़िल्म में नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो TV तक करता हूँ। उस ज़माने में ये ज़्यादा यही था कि भाई TV बहुत अच्छा एक घरेलू सी चीज़ थी, और फिल्म ज़रा बहुत फिल्म था, वो इतना नहीं था। और मेरा टारगेट भी यही था कि मैं आगे अपनी प्रोफेशनल फील्ड में, बैंकिंग की फील्ड में टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाऊँ, जो अल्लाह ताला ने मुझे पहुँचा दिया। तो इस वजह से मैंने नहीं किया। लेकिन अब जब पूरा टाइम गुजर गया और सब कुछ करने के बाद मैंने वहाँ इंडिया का भी रागुज़र कर ली। अब हमारे यहाँ भी अच्छी फिल्में हैं, तो हो सकता है अब अनकरीब आप किसी अच्छी फिल्म के अंदर देखें मुझे। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाते हैं, तो अनारकली जो प्ले था, उसमें बड़ी खूबसूरत हीरोइन ज़ेबा बख्तियार थी और ख़ूबसूरत हीरो आप थे। उसमें क्या क्राइटेरिया था? उसमें सिलेक्शन से आप गए थे या सिफारिश से गए थे, या आपको खूबसूरत देख के उन्होंने कहा कि जी आप हमारे हीरो हैं प्ले? वो भी मुझे लगता है इत्तफ़ाक़न मैं वहाँ उस जगह पहुँच गया जो मुझे ये रोल मिल गया। इकबाल अंसारी साहब, इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था TV के ऊपर। बरज़ख एक सीरियल था
और उस बरज़ख में मेरा एक रोल था, डॉक्टर का रोल किया था मैंने, तो उसके वो डायरेक्टर थे और उन्होंने वो रोल कराया था मुझे। उसके फ़ौरन ही बाद ये मैं इत्तफ़ाक़न में टीवी स्टेशन गया और मैं मिलने हिसाब से मिलने के बाद जब मैं वहाँ से गुज़रा इकबाल अंसारी साहब के कमरे के आगे से, तो मैंने देखा कि मैंने दरवाज़ा खोला कि मैं चलो इनको भी हेलो कह दूँ। और मैंने जो दरवाज़ा खोला और आधा दरवाज़ा खुला था और आधा बंद था, तो देखा तो इकबाल साहब बैठे हुए हैं और ज़ेबा बख्तियार उनके सामने बैठी हुई हैं और कमरे में 20 आदमी अंदर बैठे हुए हैं। और तो दोनों, और वहाँ गालिबन रिहर्सल चल रही थी और वो एकदम मैंने दरवाज़ा खोला तो सब मुझे यूँ करके देख रहे थे। तो इकबाल साहब ने मुझे देखा और ज़ेबा बख्तियार भी मुझे यूँ देख रही थी। तो इकबाल साहब ने मुझे देखा, उसको देखा और मुझे कहा खालिद अंदर आना 1 मिनट, अंदर बैठा दिया। उन्होंने कहा बैठ जाओ ज़रा। 2-5 मिनट बाद उन्होंने कहा यार ज़रा एक स्क्रिप्ट दिया मुझे, कहने कि तुम मुझे ज़रा पढ़ के सुनाओ, ये शहज़ादे का रोल है और ये शहज़ादा सलीम का रोल है, आप इसको करें, आप ज़रा सुनाएं मुझे। एक तरह से उन्होंने मेरा इंटरव्यू मेरा वो लिया उन्होंने इसके ऊपर। तो मैंने उसको पढ़ा और उसको ज़ोर से उसको सुना दिया उसी तरह जिस तरह मैं जो मैंने कंसीव किया था उस वक्त से। तो वो मैंने सुनाया, उन्होंने कहा ठीक है, तो पता नहीं कल या परसों आप आ जाएं, आपको शहज़ादा सलीम का रोल करना है इनके साथ। वो इस तरह मैं वो बाई दी वे मैं वहाँ पहुँच गया था। शायद उन्हें लगा ये मैचिंग का है, आवाज़ भी क्योंकि मैं पढ़ाता था तो आवाज़ का थ्रो मेरा अच्छा था, तो क्लास बड़ी क्लास के अंदर तो इस तरह वो मैंने वो रोल किया। हम टीवी से एक प्ले किस्मत गुज़िश्ता दिनों ऑन एयर था और बहुत देखा गया, लोगों ने बड़ा पसंद किया। किस्मत के बाद और टीवी ड्रामे आप कर रहे हैं? मैं कई ड्रामे किए, अभी जो चल रहा है अभी ज़ेबाइश है, जो इकबाल हुसैन साहब जो उसके डायरेक्टर हैं और हम टीवी पे ही है और बुशरा अंसारी ने उसे लिखा है। और उसमें मेरा एक ट्रैक है जो बुशरा से ही रिलेटेड है, ट्रैक है वो 5-7 किस्तों का, बड़ा इम्पॉर्टेंट ट्रैक है और बड़ा अच्छा पावरफुल रोल है, मज़ेदार रोल है। हमारे पाकिस्तान के कई फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, वो हमारी भी उनसे मुलाकात होती है तो अक्सर वो जिक्र रहता है कि वो इस बात से परेशान रहते हैं कि इस्लामाबाद सेंसर बोर्ड, पंजाब सेंसर बोर्ड और सिंध सेंसर बोर्ड, वो ये कहते हैं 3 जगह हमें फ़िल्म घुमानी पड़ती है और हर जगह जो है वो कुछ ना कुछ जी हुजूरी करके, और कहीं ऐसा भी कुछ लोगों का है। अब आप इसकी तरदीद या तस्दीक करें कि कहीं वो कहते हैं हमें पैसे भी देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा। तो क्या सेंसर बोर्ड का सिर्फ एक मरकज़ नहीं होना चाहिए पहले की तरह? देखिए, एक मरकज़ तो हो नहीं सकता इन हालात के अंदर। 18th अमेंडमेंट के बाद जिस तरह ये है वो सूबों को पावर्स दिए हैं उन्होंने, तो वो सूबे जब तक ये 18th अमेंडमेंट है जब तक ये नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ के अंदर है वो ये है कि हम एक दूसरे से कोऑपरेट करें, हम इनको आसानियाँ पैदा करें प्रोड्यूसर्स के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए, ये सब लोगों के लिए जो हम करते हैं। जब से मैं आया हूँ हमारी सिंध सेंसर बोर्ड ने बहुत कोऑपरेट किया है, तमाम, बल्कि मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा आसानियाँ जो प्रोवाइड की हैं हमने की हैं यहाँ पे सिंध की तरफ से हुई हैं। फिल्में इस्लामाबाद वालों पास स्ट्रिक्ट सेंसर में फंसी हैं, पंजाब में स्ट्रिक्ट सेंसर में फंसी हैं, लेकिन सिंध वालों ने बड़ा लीनियंट बहुत जगहों पे रवैया रखा है ताकि कोऑपरेट करें इसके अंदर। तो ये तो इस तरह चलेगा। एक आपकी बात का एक हिस्सा है कि पैसे दिए जाते हैं, वो करते हैं, मुझे नहीं मालूम कहीं दिए जाते होंगे पंजाब में या कहीं पे, लेकिन मुझे ये पता है कि हमारे यहाँ सिंध में कोई इस किस्म का कोई पैसे नहीं दिए जाते और पैसे दे भी नहीं सकते, इसलिए कि हमारा जो बोर्ड है उस पर बड़े इम्पोर्टेंट एजेंसीज़ के लोग भी हैं और वेरी रिस्पेक्टेबल पीपल आर विद अस, वेरी सीनियर पोजीशंस के मेंबर्स हैं, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस किस्म की कोई बात हो। और इन एडिशन टू दिस मैं ये भी कहूँगा आसानी बनने के लिए कि देखिए 18th अमेंडमेंट की वजह से वो तो एक नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम इंडोर्समेंट
लॉ ऑफ एंडोर्समेंट या एंडोर्समेंट की बेसिस के ऊपर हम उन्हें फैसिलिटेट कर सकते हैं। मसला अगर पंजाब वाले एक फ़िल्म को सेंसर करते हैं तो हम ठीक है, हम उनकी बेस के ऊपर उन्होंने जो किया है उसको एंडोर्स कर देंगे, हम पूरा सेंसर नहीं आएगा वो ठीक कर देंगे। बट उनको भी उन्हें भी ये करना चाहिए, जब सिंध वाले सेंसर बोर्ड कर देगा तो फिर पंजाब को भी इंडोर्स करना चाहिए या इस्लामाबाद को भी इंडोर्स करना चाहिए। ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होगा ना। तो वो हम तो तैयार हैं, हम तो कहते हैं ठीक है, अगर इस्लामाबाद ने या पंजाब ने एक फ़िल्म को सेंसर कर दिया है, हम उनकी डिसीजन की बेस के ऊपर उनका डिसीजन इंडोर्स कर देंगे। लेकिन जब सिंध करेगा तो उन्हें भी करना चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो पाकिस्तानी फ़िल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स तकरीबन 20 से 22 फिल्में अंडर प्रोडक्शन हैं और वो बन रही हैं। कोरोना की वजह से रुक गई थी लेकिन अब वो अंडर प्रोसेस हैं। तो सिनेमा जो है वो ये कहता है कि जी फिल्में नहीं हैं हमारे पास। ये वही सवाल आ गया भारतीय फिल्म से रिलेटेड। लेकिन अगर भारतीय फिल्म नहीं लगती है तो पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि फ़िल्में तो आना चाहिए, चाहे भारत से आएँ या टर्की से आएँ या कहीं किसी कंट्री से आएँ। नंबर ऑफ़ फिल्म्स हमें 48-50 फिल्म्स चाहिए होती हैं इन सिनेमा हॉल्स के लिए, एक प्रॉपर रनिंग के लिए। 50 फिल्में, 48 to 50-55 फिल्में हमें आनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान की फ़िल्में बने, चाहे कुछ उसमें से इंडियन फिल्में आएँ, कुछ इंग्लिश आएँ, कुछ टर्की फिल्में आ जाएँ, किसी भी कंट्री की जैपनीज़ फिल्में आ जाए, डब होके आ जाएँ, वो आना चाहिए। तो ये सर्वाइवल होगा इन सिनेमा हॉल्स का। देखिए, वरना तो बहुत मुश्किल है। स्क्रीन हमारे पास अब एक ज़माने में, जिस ज़माने बहुत इंडस्ट्री चल रही थी, उस ज़माने में आप सोचें कि 1000-1200 तो स्क्रीन थे, हमारे सिनेमा हॉल्स थे। जो अब जो पोजीशन है वो 100-125 के करीब तो हैं। तो वो जो एक फ़िल्म बनाता है वो तो नहीं इतना रिटर्न उसको मिल सकता, उसका बेस डिपेंडेंसी उसकी हो जाती है फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर कि दुबई में वो फिल्म चले और दूसरी कंट्रीज़ में चले तो कुछ पैसा उसको मिल जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि फ़िल्में ज़्यादा हों और हमारे प्रोड्यूसरों को, डायरेक्टरों को मेरा ये पैगाम होगा कि वो सस्ती फ़िल्में बनाएं, वो कम से कम पैसों में फ़िल्में बनाएं, अच्छे टॉपिक्स पे बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक 20 करोड़ की फ़िल्म बनाएं वही हिट होगी। 20 करोड़ की फ़िल्म फ़ेल हो जाती है, बाज़ दफ़ा 5 करोड़ की फ़िल्म बहुत कामयाब हो जाती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, रज़ी या राज़ी के नाम से एक इंडियन फ़िल्म है, वो बहुत ही सिंपल सी स्टोरी के ऊपर बनी हुई है और बहुत कम पैसों में बनी हुई है, लेकिन वो जब रिलीज़ हुई तो उसने बहुत बिज़नेस किया। वो ख़ुद लोग भी हैरान हुए कि वो 50-50 करोड़ वाली फ़िल्मों से ज़्यादा इसका बिज़नेस हो गया। तो ये डिपेंड करता है स्टोरी के ऊपर, और अच्छी फ़िल्म बनाएं, सस्ती फ़िल्म बनाएं और नंबर फ़िल्म ज़्यादा बनाएं। एक साथ 4-4 फिल्में, जो एक फ़िल्म के पैसे हैं उसे कम फिल्मों में कम पैसों से बनाएं उसे। और जिसके अंदर हमारे कुछ दोस्त अहबाब जो हैं वो इस मामले में बढ़ के आ रहे हैं। उमर ख़त्ताब साहब हैं मेट्रो के, वो भी 3-4 फिल्में बना रहे हैं जो कम पैसों के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो ऐसे लोग आएँ, बढ़ें और कम पैसों में अच्छी फिल्में दें। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत पैसा लगाएं उसके अंदर। जिस दौरान आपका बैंकिंग का दौर था, जब आप मुलाजमत करते थे, और उन दिनों आपका शौक़ तो था अदाकारी का भी, लेकिन क्या साथ साथ आपको फ़िल्में देखने का शौक़ था और पाकिस्तानी फ़िल्में देखा करते थे आप? और कौन आपको स्टार पाकिस्तान का बहुत पसंद था? आपको हैरत होगी कि मैंने अपनी टीन एज के अंदर बहुत फिल्में देखी हैं और हर तरह की फ़िल्में देखी हैं। पंजाबी फ़िल्में होती थी, जो भी फिल्म आती थी मैं ज़रूर फिल्म देख रहा होता था। और मैंने बहुत फिल्में देखी और मेरे ख़्याल में 90% फिल्में उस दौर की देखी हैं, जो एक अच्छा दौर था हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, जिसमें नदीम साहब, मोहम्मद अली, वहीद मुराद और ये लोग सब उस इंडस्ट्री, शाहिद साहब, इनकी जो फिल्में सब मैंने सबकी फिल्में देखी हैं। लेकिन इनमें से कोई एक फेवरेट तो होगा आपका जो आपको लगता हो कि, क्योंकि सुपरस्टार ये 3 या 4 लोगों को ही कहा जाता है। आप यकीन करें कि ये चारों अपनी जगह बड़े बैलेंस किस्म के थे, इनकी बड़ी अच्छी साख थी और कई दफ़ा तो फिल्में इन चारों को लेके बनाई गई हैं, कई फिल्में तो आपने देखा होगा।
और बहुत ही अच्छा। और वहीद मुराद तो हमारा चॉकलेटी हीरो, उस जैसा बंदा तो रिप्लेसमेंट आए नहीं है। नदीम साहब को देखें माशाल्लाह से। इसी तरह से हीरोइंस में शमीम आरा, शबनम और बाबरा शरीफ, इनमें आप क्या समझते हैं कि जी कौन सी सुपरस्टार ज़्यादा पसंद है? इन तीनों में आपने चौथा नाम नहीं लिया, रानी का नाम नहीं लिया। रानी ही, ज़ेबा बेगम। रानी की बहुत फिल्में मुझे बहुत पसंद थी, और ज़ेबा की बहुत फिल्में मैंने देखी हैं, तो बहुत अच्छी फिल्में, दोनों की फिल्में बहुत ख़ास तौर पे रानी की अंजुमन बहुत बेहतरीन फिल्म है। इंडिया की जो देखें आप, वो जो इसके ऊपर बनी हुई है अंजुमन ही है, जो उन्होंने उमराव जान देख लें आप, इंडिया की देख लें, पाकिस्तान की देख लें, आप कंपेयर करेंगे तो आप देखें क्या पावरफुल एक्टिंग की है रानी ने उसके अंदर। बिल्कुल, हमारी फिल्म मेरे ख्याल में उससे ऊपर है। मैंने दोनों को कंपेयर करके देखा, मुझे तो बहरहाल मुझे बहुत पसंद आई वो फिल्म। और शबनम, बाबरा शरीफ में इनकी सबकी मुख्तलिफ़ फिल्में आती रहती थी, कुछ अच्छी होती थी, कुछ ऐसी होती थी, सबको देखा, सबकी फिल्में। मैंने कहा ना, मैंने कोई फिल्म नहीं छोड़ी है, पंजाबी फिल्में भी कोई नहीं छोड़ी हैं। हमारे यहाँ जो ड्रामा देखा जा रहा है अर्तुगरुल गाजी, उसके बारे में हमारे जो चंद डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, मुख्तलिफ उनकी राय है। और आपके ख़्याल में क्या इस तरह के तर्किश जो ड्रामे हैं ये पाकिस्तान में आने चाहिए, देखे जाने चाहिए, और आपको ये कैसा लगता है ये अर्तुगरुल गाजी? देखिए, मैं देख रहा हूँ आजकल, उससे मैंने शुरू किया है 34 एपिसोड्स में, पहला सीज़न देख रहा हूँ, देखी है मैंने। और अब दूसरी बात ये कि आप देखिए, आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और हमारे ड्रामे भी वहाँ जाने चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मतलब इसी तरह होना चाहिए कि उनके ड्रामे भी आएँ, हमारे ड्रामे भी आएँ, हमें हमारी इंडस्ट्री भी बढ़े उसके अंदर। और ख़ास तौर पे उनके वो ड्रामे जो इस्लामिक पॉइंट से बने हुए हैं, जो हिस्ट्री को शो करते हैं, वो तो ज़रूर आने चाहिए, उससे हमें पता चलेगा। अब हम ये देख रहे हैं, देखिए कितनी अवेयरनेस हो रही है, उस्मानिया दौर की हो रही है, ये हमारी इंडस्ट्री है, इस्लाम की है, इस्लाम की स्ट्रेंथ दिखती है। अब ये ड्रामा चल रहा था अभी आया सूफिया में, उन्होंने उसको चर्च को मस्जिद का वो दे दिया, वो इतना ज़बरदस्त रूह खूबसूरत मंज़र था जब मैं सुन रहा था वो सारी चीज़ें। तो एक इस आपके मजहबी भी आपको बड़ा पता चलता है कि भाई आपके अंदर स्ट्रेंथ है आपके मज़हब में, और आपके लोगों ने पास्ट में हिस्ट्री में क्या क्या किया मुसलमानों ने। तो वो ये तो ज़रूर आना चाहिए जो हम नहीं बना पाए हैं अभी, और हमें बनाना चाहिए। हमारे पास अदाकार बड़े अच्छे अच्छे हैं, हमारे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सपोर्ट करके इस टाइप की ही कोई बड़ी सीरियल बनवाए जो हम रिकमेंड कर सकें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर दूसरी कंट्रीज़ को कि भाई ये देखें मोहम्मद बिन कासिम, और ये हमारे सिंध और पाकिस्तान में भी तो इस तरह की हिस्ट्री है ना पास्ट की, उसके ऊपर बनाई जाए और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाए, उसे सपोर्ट करके इस लेवल की बनाना चाहिए, और बिल्कुल बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारे सवालात के जवाब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। खालिद बिन शाहीन साहब से मुफस्सिल गुफ्तगू हुई, और इसका फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। हाय, माय नेम इज़ आमना इलियास, प्लीज़ देखते रहिए मेट्रो लाइव विद मी। अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग मेट्रो लाइव टीवी।